जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट का ये दूसरा सीरीज होगा और इसमें पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी 6 क्लास का, और यह चैप्टर नंबर आपका दूसरा है। यह दूसरा चैप्टर में जो है विविधता एवं भेदभाव। याद रखिएगा, पहला चैप्टर में कल हम डिस्कस करे थे विविधता के बारे में, तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह वीडियो देखिए। याद रखिएगा, यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, और अगर जिसको नोट्स बनाना है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होगा और यह बेहतर कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। याद रखिएगा, यह बीपीएससी मेंस में आपका ज़बरदस्त काम होगा यह लिखने में, बीपीएससी मेंस में। तो आज हम लोग पिछले क्लास में विविधता के बारे में जान के लिए थे। आज हम लोग विविधता और भेदभाव में क्या फ़र्क है, कैसे लोगों का पूर्वाग्रह के कारण जो है भेदभाव उत्पन्न हो जाता, इस प्रकार का सारा विविधता और भेदभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। याद रखिएगा, जिसे कहते हैं कि विविधता और भेदभाव, यानी कि हम किस प्रकार से, कैसे, यह कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। हम कौन हैं, कैसे हैं, यह निर्भर करता है जैसे कि आप कौन सा भाषा बोलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब जो है, कौन सा उत्सव मनाते हैं, ये सारा चीज़ जो है यह क्या होता है, विविधता। और यह यानी कि भूगोल और ऐतिहासिक के कारण ही तो अंतर पता चलता है। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि यह विविधता, जैसे कि आपका लद्दाख का क्षेत्र मान लेते हैं यह अपना प्यारा भारत है, ठीक है, यह आपका प्यारा भारत है। और एक आपका केरल का क्षेत्र लिए थे और एक लद्दाख का क्षेत्र लिए थे। तो यहाँ का खान पान रहन सहन या केरल का खान पान रहन सहन त्यौहार सब अलग अलग था। तो यह तो भौगोलिक विविधता है कि नहीं। और यहाँ पर मान लीजिएगा, जो यह लद्दाख में बताए थे पश्मीना ऊन का व्यापार ज़्यादा होता, तो यह मध्य एशिया से लोग व्यापार करने आएंगे, चूँकि यह उत्तर के पास में जो होगा वह लोग वहाँ पर व्यापार करने आएंगे। और मध्य एशिया का लैंग्वेज, धर्म इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं। जब हम केरल की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जितना आपका यूरोपीय कंपनी था सब केरला के तट पर आया, पुर्तगाली आया, यह ब्रिटिशर्स आया, यह बहुत सारा आया और यहाँ पर क्या हुआ, बस गया। याद रखिएगा, अभी भी केरल में जाइएगा तो वहाँ का लैंग्वेज, रिक्शा वाला ठेला वाला जो है वह भी आपका इंग्लिश में बात करता है। तो यह क्या हो गया, एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विविधता हुआ और एक भौगोलिक दृष्टि के कारण जो है यह विविधता हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, जब बिहार के रहने वाले हैं, मान लेते हैं बिहार अपना यहाँ पर है, तो बिहार का जो लोग होगा वह लगभग आपके जैसा होगा, जो भी आपका मित्र होगा लगभग आपके जैसा। अब कोई लद्दाख वाला से दोस्ती कीजिए, यहाँ के लोग बहुत गोरे होंगे, कद इनका छोटा होगा, तो आपको लगेगा कि यह अपरिचित टाइप का है। बिहारी या उत्तर प्रदेश के या इस इलाका का कोई लोग आपको मिल जाएगा तो लगेगा अपनापन उसके साथ, क्योंकि उसका लैंग्वेज आपके तरह है या हाइट आपके तरह है, यानी कि समानता देखने को मिलता है। फिर आप कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिल जाएगा आपको, तो यहाँ के लोग काले होते हैं। अब इससे फिर लगेगा वही अनभिज्ञ टाइप का, अपरिचित लगेगा। और कभी यही अपरिचित के कारण जो है, जो यहाँ के लोग काले हैं, यहाँ के गोरे हैं और यहाँ के लोग मीडियम में हैं, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये जो अपरिचित को कभी कभी क्या हो गया, इसी को यह जब हम उसके साथ वैसा व्यवहार करने लगते हैं तभी वह क्या होता है, भेदभाव समाज में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर इतना तो आपका टॉपिक के बारे में था। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा एक शब्द आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं, याद रखिएगा, जब किसी के बारे में हम पहले से कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उस राय को बैठा लेते हैं, वही क्या होता है, पूर्वाग्रह है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक शहर है, यह मान लेते हैं एक शहर है और यह आपका एक गांव है, ठीक है, यह गांव है और यह शहर है। शहर को हम एस से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का मानना है कि जो शहर के लोग होते हैं वह क्या होता है, आलसी होते हैं। शहर के लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। और शहर अपने परिवार के सदस्यों के साथ देखिएगा कम समय व्यतीत करता
और कहता है कि यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग ही मान लेते हैं पटना पढ़ने आए हैं, ठीक है, पटना आए हैं पढ़ने के लिए, और हो सकता है यहाँ किसी कोई लड़का है तो लड़की से दोस्ती कर लेता है, लड़की है तो लड़का से दोस्ती कर लेता है। अब आप रात रात भर या एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं। आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपने समय व्यतीत कर दिया कहाँ पर, यह पढ़ाई के लिए, बात करने में, ठीक है। एक दूसरे से जो है पूरा जो है बात करने लगे, रात रात भर दिन दिन भर निकल जाता है आपको बातें करने में। उस समय आपको भले खुशी मिलेगा, लेकिन बाद में पछतावा होगा। लेकिन क्या यही सारा लड़का जो पटना पढ़ने आया सारा इसी में उलझा रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो यह कहना है लोग का कि पूर्वाग्रह, यानी कि जो किसी के बारे में पहले सोच ले कि जो शहर जाएगा वो बिगड़ जाएगा, ऐसा कहना गलत है कि नहीं? अब लोग कहता है कि गांव के लोग जो है वह पढ़ा लिखा नहीं होता, तो क्या गांव के लोग पढ़ा लिखा नहीं होता? बिल्कुल होता है। कुछ लोग पढ़ा लिखा होता, कुछ लोग नहीं होता। यानी कि किसी एक प्रॉपर व्यक्ति को लेकर के सारे समुदाय को या उस हिसाब से सोच लेना, आंक लेना, यह क्या है, एक गलत है, और यही आपका पूर्वाग्रह हो जाता। अब एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लेते हैं एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है, यह गर्ल्स है और यह बॉय है। अब मान लीजिए कि यह जैसे कि एक लड़की इससे बात कर रहा है, दोनों से प्यार मोहब्बत चल रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह कोई कारणवश दोनों में ब्रेकअप हो जाता, अगर लड़की उसको छोड़ दिया तो लड़का के मन में आ जाता है क्या कि सारे लड़की धोखेबाज होती है, सारे लड़की बेवफा होती है। लेकिन ऐसा है क्या? लेकिन लड़का के माइंड में क्या हो गया, ऐसा सेट हो गया और सारे लड़की के बारे में कह देता है। अब मान लेते हैं कि यह लड़का किसी वजह से छोड़ दिया, तो क्या हो गया कि अब सारे लड़की के मन में आ गया कि सारे लड़के धोखेबाज होता है। लेकिन यह आप पूर्वाग्रहण बना लिए ना, कि लड़के के बारे में ऐसा धारणा बना लिए कि यह सारे लड़के धोखेबाज होता है। लेकिन अक्सर होता ऐसा नहीं है। सब समुदाय को संबोधित करना यह क्या है, गलत बात है। कोई जाति में ही मान लेते हैं कि यह जैसे कि मतलब एक तेली समाज के लोग आते हैं, और मान लेते हैं एक कोई उच्च कास्ट का या कोई अन्य जाति का लोग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कहे कि तेली समाज के बारे में अगर दोस्त आपका है, थोड़ा सा यह कहीं चाय वो पीने गए, पैसा नहीं पे किया, तो लोग यह धारणा बना लिया है कि जो तेली समाज के लोग हैं वह कंजूस होता। लेकिन क्या सारा तेली कंजूस होता? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत खर्चा करते हैं। तो कुछ लोगों के बारे में यह सोच करके जो आप धारणा बना लेते हैं और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं, तब यह क्या होता है, यह आप जो धारणा बनाए उसी को तो पूर्वाग्रह किए, कह दिए। इसका मतलब पूर्वाग्रह के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब लिखना चाहेंगे तो पूर्वाग्रह में लिख लेंगे। पूर्वाग्रह लिख करके पहला पॉइंट लिखेंगे, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उस राय को बिठा लेते हैं, तो यह वही क्या होता है, पूर्वाग्रह बन जाता है। अब करें कि हम कई चीज़ के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि धार्मिक विश्वास, जैसे कि आप हिंदू धर्म को, अगर आप हिंदू हैं तो कहेंगे कि हिंदू धर्म बेस्ट है, और जो मुसलमान धर्म है तो कहेगा कि मुस्लिम धर्म के लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो मुस्लिम को मानते हैं वह कहेगा हिंदू वाला अच्छे नहीं है। यानी कि धर्म के बारे में भी पूर्वाग्रह हुआ कि नहीं। अब हम बात करते हैं जैसे कि यह उनके चमड़ी पर, अब कोई गोरे लोग होते हैं और कोई काले लोग होते हैं। तो गोरे लोग काले वाला से क्या कहेगा कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो क्योंकि तुम काले हो। तो क्या ऐसा धारणा सही है क्या? नहीं है। चूँकि वह काला गोरा से नहीं, उसके नैतिकता से, उसकी मानसिकता से उसकी पहचान होती है। यह रंगों से उसकी पहचान नहीं होती। लेकिन आज समाज में है कि नहीं, ऐसा धारणा अभी भी मौजूद है। कोई लड़की काली है तो उसका विवाह करने में देखिए बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार से जो यह धारणा बन जाता है, यहीं से क्या होता है, पूर्वाग्रह उत्पन्न होता। और यह कई बार उसके यह भाषा, खान पान, अब मान लेते हैं लद्दाख के लोग फल फ्रूट्स खाते हैं, मांस खाते हैं या फिर दूध पीते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका केरल का जो साइड का लोग होगा तो वह का यहाँ पर ज़्यादा यह आपका मछली का भोजन, चावल का भोजन मिलेगा, मछली चावल का। यहाँ पर चावल नहीं उगाया जाता, तो वह इस कारण से कहेगा कि वह तुम मछली खाते हो, गंदे लोग हो। तो
तो ये सब क्या है, ये एक पूर्वाग्रह हो गया कि नहीं, पूर्वाग्रह, यानी कि सोच लिए। लेकिन यह अंतर किसके कारण, जो वहाँ की स्थिति है, तो स्थिति के कारण ना हम लोग यह जो वहाँ पर आ रहा है वह अपना व्यंजन खाने के लिए बना लेता है उसको, उस प्रकार का वहाँ त्योहार मनाने लगता। यहाँ के लोग काले होते हैं, इसका मतलब क्या, वह वातावरण के कारण ना काला हुआ। इस प्रकार से यह पूर्वाग्रह, किसी के बारे में ऐसा सोच लेना, यह चीज़ें क्या होती है, गलत होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामीण में पूर्वाग्रह क्या होता है। ग्रामीण लोग देखिएगा, प्रायः कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। बात तो सही है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए जो है वह पसंद नहीं करते, यानी कि ये सब चीज़ से वह क्या होता, दूर होता। जब फसल की कटाई होता है, याद रखिएगा, जब फसल की कटाई होगा या बुनाई होता है, तो कहता है कि परिवार के जो लोग हैं वह खेत में काम करने जाते हैं। यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, 12 से 14 घंटे तक वह खेत में काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में यह शहर की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य है। अब मान लेते हैं कि यह गांव है और यह आपका शहर है, यह गांव है, यह एक शहर है। अब गांव के लोग अगर मान लेते हैं कि संधि कर ले कि हमको जो है जितना भी चावल अनाज गेहूं उपजाते हैं वह क्या होगा, बाहर हमको नहीं भेजना है। सब गांव वाला संधि कर ले कि कल से जितने भी अब अनाज उपजाएंगे या जो भी दूध पालन करें, जैसे कि आपका दूध निकालेंगे या मवेशी पालन करते हैं तो उससे दूध मिलता है ना, कहेगा कि अब हमको मार्केट में नहीं बेचना है। तो शहर वाले लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे। शहर वाले लोग क्या पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। अब सोचिए कि कुत्ता से क्या मिलेगा आपको। अगर मांस खाने का मन होगा तो कुत्ता को काट के खा सकते हैं क्या। दूध पीने का मन होगा तो कुत्ता से दूध निकलेगा क्या। इसका मतलब उसके लिए आपको पशुपालन करना पड़ेगा, गाय का पालन करना पड़ेगा। और शहर के लोग ये सब चीज़ करते हैं क्या, नहीं करते। इसका मतलब हुआ यानी कि गांव जो है यह अस्तित्व में है, तभी शहर भी अस्तित्व में है। गांव के लोग नहीं रहेंगे तो शहर के लोग भूखे मर जाएंगे, चूँकि ना तो यहाँ पशुपालन करेंगे और ना ही यह खेती करता, ना ही सब्जी उगाता। यह सब पैसे के लिए जो है यह मरते रहता है कि पैसा पैसा। अब हम बात करेंगे ग्रामीण लोग के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं शहरी लोग। शहरी लोग के बारे में क्या कहता है, तो शहरी लोग बड़ा आसान होता है। शहरी जीवन जो है कहता है कि बड़ा आसान होता है। आप सुतल रहिए, आपको बेड पर ही चाय मिल जाएगा। और यहाँ के लोग बिगड़े होते हैं। बिगड़े होना, यहाँ के लोग सारे के लिए संबोधित करना, यह पूर्वाग्रह है, यह धारणा गलत है। क्योंकि सारे लोग शहर का बिगड़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन यहाँ का जीवन आसान होता और यहाँ के लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं। गांव में देखते हैं पहले जब आपका जो हल था, पहले एक हल लोग लेकर के जाते थे कंधे पर लाद करके, और पूरा खेत जो है एक एक करके जोतते थे इस प्रकार से, और उसको दिन दिन भर लग जाता था, फिर भी एक खेत नहीं जोत पाते थे। अब ना ट्रैक्टर आ गया, लेकिन यह ग्रामीण के लोग ही तो करते थे, क्या शहरी लोग कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब शहर के लोग आलसी होते हैं ग्राम के अपेक्षा में, करेक्ट। लेकिन सभी शहर के लोग आलसी होते हैं ये भी कहना गलत है, चूँकि यह पूर्वाग्रह हो जाएगा। शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, बिल्कुल समय कम बिताते हैं, क्योंकि यह परिवार के साथ जहाँ पर देखिएगा समय व्यतीत होता, वहाँ पर परिवार में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। इसीलिए से कहा जाता है, नैतिकता यही कहता है कि आप अगर परिवार में रहते हैं तो यह रात में कम से कम 1 घंटा का समय सारे परिवार के पास दीजिए, सब अपने में बातचीत कीजिए, किसको कौन सा प्रॉब्लम है उसको साझा कीजिए। ऐसा करने से आपका परिवार कभी बिखरेगा नहीं। तो इसलिए से, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में देखिएगा तुरंत क्या होता है, सब अलग अलग हो जाता है, अपना खाना खुद से बनाने लगता है। लेकिन गांव में अभी भी देखिएगा 10-10 परिवार या जो है क्या हो रहा है, साथ में रह रहा है, और अभी भी गांव में एकता है। अब मान लीजिएगा कि जैसे शहर का लोग हैं, अब देखिएगा शहर के लोग में अगर कोई लड़की को छेड़ दिया रास्ते में, यह क्या होगा, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं सिर्फ उसको देखते रहता है, कोई वहाँ उसको जो है छुड़ाने के लिए तक नहीं जाता। लेकिन यही गांव में जाके कभी पिटाई की लड़की को जो है छेड़िए, पूरा गांव वाला इकट्ठा होगा और आपका बढ़िया से धुनाई कर देगा। तो इस प्रकार से गांव और शहर में क्या है, अंतर है। तो शहर में क्या है, एकता है।
शहर में एकता नहीं है। करे कि शहर के लोग केवल जो है पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। यहाँ पर सब पैसा पैसा करते हैं। लोग क्या हो रहा है, मान लीजिए ना कि आप मान लेते हैं कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मान लेते हैं पटना के मुसल्लेपुर हाट मोहल्ले महेंद्र मोहल्ले में रह रहे हैं। इतना सारा घर है वहाँ पर उस मोहल्ले में। अब किसी एक के घर में चोर आया, आतंकवादी आया और इसमें डाका डाल दिया। ये चिल्लाते रहेगा, लेकिन कभी किसी का यह हिम्मत नहीं है कि दूसरे के घर से निकले और उसको रक्षा करे। कोई नहीं निकलेगा। लेकिन गांव में कभी हल्ला कर दे, पूरा गांव वाले खड़ा हो जाते हैं साथ में। तो यहाँ पर क्या एकता भी प्रदर्शित करता है। यहाँ के लोग खाली पैसा पैसा करते रहते हैं और लोगों की चिंता नहीं करते। करे कि यह शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि जहाँ पर रहेंगे उसका किराया और आने जाने का खर्चा ही क्या होता है, बहुत सारा खर्च हो जाता है इसमें। तो इस प्रकार से आप लोग यह शहर और गांव में अंतर देखें। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं इसके बारे में देखें। अब लड़की और लड़के में भेदभाव की बात हम करते हैं। लड़की और लड़के में भेदभाव, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग बचपन से ही सुने होंगे कि यह समाज में जो है लड़के और लड़कियां में भेदभाव किया जाता। अब देख कहानी सुनाते हैं। जैसे देखिएगा कि बचपन में आप जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, लड़का की बात हम कर रहे हैं। जब लड़का छोटा होता है, कहीं गिर जाता, तो यह मम्मी पापा क्या कहते हैं कि अरे उठ जाओ, तुम लड़के हो, शेर हो, लड़के रोया नहीं करते। इस प्रकार से हमको यह बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। और धीरे धीरे लड़का जब बड़ा हो जाता तो वही सुनते रहता कि तुम शेर हो, रोते नहीं लड़के। इस प्रकार से जो है यह इसको क्या कर दिया, मजबूत कर देता। लेकिन लड़की के बारे में कभी गिरती है, देखिएगा मम्मी पापा पूरा लाड़ प्यार से उसको गोद में उठा लेती है। और यह कभी नहीं कहती है कि तुम शेरनी हो, तो यह शेरनी रोया नहीं करती, ऐसा कभी नहीं कहते कि तुम छुई मुई हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से यह लड़की आज भी, अब सोचिए कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, 1857 के विद्रोह का ही हम बात करेंगे। 1857 के विद्रोह में अगर सारे महिलाएं भी शामिल होती तो क्या हम लोग को आज़ादी नहीं मिलता। यानी कि यह लड़की और लड़के के भेदभाव में आप क्या करते हैं, एक बड़े सा वर्ग को नेग्लेक्ट करके चलने लगते हैं कि नहीं। जब यह बड़े समाज को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लड़की और लड़का का भेदभाव होगा और यह समाज में एकता उस प्रकार से नहीं आ पाएगा जिस प्रकार से आना चाहिए था। अभी आज भी देखिएगा, भारत सरकार अभी लड़कियों को सेना में पूर्णतः जो है शामिल होने के लिए आदेश नहीं जारी किया। क्या लड़की सेना में भर्ती नहीं हो सकती है? आज फाइटर प्लेन उड़ा रही है कि नहीं, बस चला रही है कि नहीं, सारा काम लड़की कर रही है। तो यह लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जब यह, अब देखिए, फिर जब स्वतंत्रता की लड़ाई बाद में हुआ तो वहाँ पर बहुत तरह तरह की महिलाएं आई और क्रांति की और लड़ी और आज़ादी हम लोग को मिला। इसका मतलब लड़का जो काम कर सकती है वह कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है। पहले लोग का काम था कि यह यूपीएससी बीपीएससी जो है लड़का ही नहीं कर सक लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा है क्या? आज देखिएगा, अभी बीपीएससी का भी रिजल्ट आया है तो इसमें 10 में से 6 लड़की जो है टॉप की है। क्यों? उसमें क्षमता है, वह कर सकती है, लेकिन उसको दिखाया कोई नहीं। और आज लड़की खुद ब खुद यह आगे आ रही है और हर एक क्षेत्र में। अब देखते हैं, कमज़ोर अगर लड़की रहती, यह भारोत्तोलन करती है, तीर धनुष चलाती है, तलवारबाजी में आज महिला जीत रही है कि नहीं पदक, और भारत को पदक दिला रही है। इसके मतलब है कि लड़का लड़की में बहुत सारा भेदभाव है, लेकिन यह सामाजिक स्तर पर है। और देखिएगा, कहीं कहीं आज भी समाज में ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। कहता है तुम पढ़ के क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, यह घर जाना, दूसरे घर में यह चौका बर्तन करते रहना। इस प्रकार से समाज में क्या है, कुरीतियाँ हैं, जो कि इसको हमको जगाना होगा और इसको समाप्त करना होगा। इसका मतलब लड़के और लड़की में आप फर्क यह समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं यह रूढ़ी, ठीक है, यह रूढ़िबद्ध धारणा यह कैसे बनता। अब देखिएगा, रूढ़िबद्ध धारणा कैसे बनता। जब रूढ़िबद्ध धारणा की बात करेंगे तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। इसी प्रकार से अब देखिएगा, रूढ़िबद्ध करने से पहले हम एक दो विकलांग की बात करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि कोई एक विकलांग है जो वह चल नहीं पाता, तो लंगड़ाता जो है वह क्या होता है कि वह लंगड़ाता जरूर है, विकलांग जरूर है,
लेकिन क्या उसका बोली भी लड़खड़ाती है क्या? लेकिन आपके सामने अगर कोई विकलांग व्यक्ति आ जाएगा तो आप उसको बड़ा हे दृष्टि से देखेंगे, नीचे दृष्टि से देखेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये जो है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। याद रखिएगा, वह मानसिक संतुलन उसका ठीक है, पैर से बेचारा विकलांग है, लेकिन जो है वह बोली से, दिमाग से विकलांग नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो विकलांग है अगर वह चाह ले तो वह भी कुछ कर सकता। अभी देखे होंगे आप लोग, शॉर्ट वीडियो में वायरल होते रहता है, एक विकलांग आईएएस है और उसके साथ कितना फौज रहता, वह चल नहीं पाता, पैर से घिसता है, लेकिन क्या वह आईएएस तो है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को यह सबको यह एक तराजू में नहीं आंकना चाहिए। कुछ विकलांग है जो असक्षम होता, जो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन अगर वह चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। अब देखिए, जो आईएएस का एग्जाम होता, आईएएस का एग्जाम कहने का मतलब यह सर्वश्रेष्ठ लोगों में प्रतिस्पर्धा होता। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ लोग होता वही इस एग्जाम का फॉर्म भरता। अब देखते हैं, रेलवे का वैकेंसी आता है, आएगा अगर 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी तो 1 करोड़ फॉर्म भरा जाता। लेकिन क्या आईएएस में देखें कभी 1 आध करोड़ फॉर्म गिर गया है? इसका फी फॉर्म भरने का 100 रुपये ही लगता और रेलवे का 500 रुपये लगता, फिर भी 1 करोड़ फॉर्म गिरता है। इसका मतलब लोग के मन में धारणा पहले से बैठ गया है कि हम आईएएस नहीं बन सकते, उसका एग्जाम में हम नहीं बैठ सकते। तो यह कौन बैठेगा? तो जो भारत के सर्वश्रेष्ठ लोग होगा वही क्या होता है, आईएएस के एग्जाम में बैठेंगे। बिहार के जो सर्वश्रेष्ठ लोग होगा वह बीपीएससी में बैठेंगे। क्या बीपीएससी में सब लोग फॉर्म भरेंगे? नहीं भरते। कारण क्या है कि वह समझता है कि हम सर्वश्रेष्ठ लोग नहीं हैं। तो बीपीएससी और यूपीएससी यह क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ लोगों में प्रतिस्पर्धा कराता है। ठीक है, इसका मतलब यह कर सकता है कोई भी, लेकिन आप पहले से धारणा बैठा लिए हैं। मेरे क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारा ऐसा लड़का है जो कि वह बहुत तेज है, अगर वह चाह लेगा तो कर सकता है, लेकिन वह मन में बैठा लिया है कि हम बीपीएससी नहीं कर सकते, तो आज भी नहीं कर पा रहे हैं। वो पीटी निकाल लेते हैं, मेंस का एग्जाम नहीं देने जाते हैं। इस प्रकार से आगे तैयारी करेंगे तब तो होगा। इस प्रकार से जो है यह क्या होता है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और खुद में भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब यहाँ आता है रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता। करें कि जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसी को कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। यानी कहने का मतलब किसी के बारे में, कोई एक व्यक्ति को देख करके उसके पूरे समुदाय को हम इंडिकेट कर देते हैं और वही धारणा बना लें ये लोग ऐसा ही होता, वह रूढ़िवाद धारणा कहलाता। रूढ़िवाद धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही सांचे में जड़ देती है। इससे समाज एक बड़ा वर्ग का मुख्य धारा से क्या होता, कट जाता। और रूढ़िवाद धारणा जैसे कि महिलाएं के ही कहता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा है क्या? लेकिन समाज भी उसको यही कहता है कुछ नहीं कर सकते हो, और एक बड़े या महिला की जो संख्या है उसको हम समाज से क्या करते हैं, अलग, मुख्य धारा से अलग कर लेते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है। मुस्लिम लड़की, अब देखिएगा कहता है कि मुस्लिम लड़की जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, कभी सोचे? क्या वह मुस्लिम है इसलिए से पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए से जल्दी स्कूल छोड़ा देती है लड़की को? ऐसा नहीं है, उसका गरीबी कारण है। यानी कि जो मुस्लिम का यह जनसंख्या देख रहे हैं उसमें जो है अगर लड़कियां कम पढ़ी लिखी है, उसके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका कहने का अर्थ है यानी कि स्कूल में जो गैर हाजिरी का कारण है उसका धर्म नहीं है बल्कि उसकी गरीबी है। गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता। अब याद रखिएगा, क्या गांव के सारे लोग स्कूल जाते हैं? तो जिसके पास 2 रोटी के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या वह स्कूल के बारे में नहीं सोचेंगे? तो उसके बारे में कौन, सरकार को यह आना पड़ेगा और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को लाना होगा। वहाँ सरकार को गरीबों के कल्याण की बात सोचना होगा, तब जाकर के यह धारणा क्या होगा, यह विकसित होगा। अब कहते हैं कि गरीब लोग स्कूल नहीं जाते, तो गरीब लोग स्कूल नहीं जाते क्योंकि वह गरीब है। हिंदू है इस वजह से वह गरीब है, यह इसका नहीं है। मुस्लिम है इस वजह से गरीब है, वो नहीं है, वहाँ पर साधन कम है। इस प्रकार से यह क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं असमानता और भेदभाव क्या होता है। असमानता और भेदभाव के बारे में देखते हैं। चलिए करें कि असमानता और भेदभाव। अब देखिएगा असमानता कैसे आता है, भेदभाव कैसे आता है। अब मान लेते हैं कोई एक अमीर व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं तेजस्वी यादव, यह लालू यादव का पुत्र था, इस कारण से वह आज उप मुख्यमंत्री है। यादव कास्ट के बहुत लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, क्या और कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गया?
लालू यादव का ही पुत्र बना, चूंकि वह उस क्षेत्र से जुड़ा था, उसका पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे, इस वजह से। और जो लोग यह हैं यादव लेकिन वह गरीब हैं, उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, तो वहाँ पर क्या हो गया कि यह उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है यहीं से असमानता उत्पन्न होता। और यह जब भेदभाव तब होता जब लोग पूर्वाग्रह, जैसे मान लेता है कि यह आपका खान पीन अच्छा नहीं है, मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, हिंदू धर्म अच्छा है, और हिंदू मुस्लिम वाला कहेगा कि नहीं हिंदू धर्म खराब है, मुस्लिम का धर्म अच्छा है। जब वही पूर्वाग्रह मान लेने के बाद अगर उसी धारणा के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, असमानता और भेदभाव उत्पन्न होता है। अगर आप लोग को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं आपका दोस्त ही है एससी कैटेगरी का है, आप मान लेते हैं कि कोई ब्राह्मण जाति के लोग हैं, जनरल का है, तो इसका मतलब कहेंगे कि यह जिस थाली में खाना खाएगा हम नहीं खाएंगे। या यहाँ पर क्या हो गया, अगर दोस्त को ये बात पता चलेगा तो उसको बहुत दुख होगा, यानी कि उसको नीचे दिखाने के लिए आप ऐसा काम किए। अगर जो भी लोग करते हैं तो क्या होटल में आप जानते हैं कि कौन सा मुस्लिम का होटल है, कौन सा एससी का होटल है, कौन सा एसटी का होटल है, लेकिन जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो खाते हैं ना। मान लेते हैं चाय ही पीने जाते हैं तो चाय का देखिएगा जो प्लेट कप रहता वह शीशे का रहता, उस शीशे के कप में कौन कौन चाय पिए इसके बारे में जानते हैं क्या? इसका मतलब आप भी तो पी लेते हैं ना। इसका मतलब यह दूसरे को नीचे दिखाने का मतलब क्या है? तो किसी मोहल्ले में रहने नहीं देना, जैसे एससी एसटी है तो पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता है कि अगर ये ब्राह्मण जाति का बस्ती है तो एससी जाति के जो लोग होगा वह साइड गांव के अलग भाग में होगा। और आज भी जो पुरानी धारणा था आज भी देखिएगा आप लोग के खुद गांव में जो होगा, जो भी गांव हो, जो भी कास्ट का गांव हो, जादव का हो, कुर्मी का हो, तो देखिएगा जो छोटी जाति के लोग होंगे वह गांव के सबसे साइड में घर बनाता रहता, उसका उसका टोली गांव के साइड में रहता। ऐसा क्यों? चूंकि यह पहले से ही यह धारणा मनुष्य के मन में क्या होता है, बैठ जाता। हैंडपंप से यह पानी लेने से मना कर देता, एक कुआं से पानी नहीं भर सकता। अभी भी झारखंड में एक गांव था, वहाँ पर यह कुर्मी समाज का लोग है, जो कि यह नीची जाति के, जैसे नाई हो गया, पासवान हो गया, ये जो नीची जाति के लोग हैं इसको पानी नहीं भरने दिया जाता। आज भी ऐसा है। और झारखंड में भी देखिएगा एक न्यूज़ में यह खबर आया था। यह जो है क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तभी तो भेदभाव, यानी किसी को नीचे दिखाना, या उस किसी गतिविधि में उसको भाग लेने से रोकना, किसी खास नौकरी करने में से रोकना, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देना, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देता है, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे यह कप या गिलास में चाय नहीं पीते, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। अब कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब करें कि विविधता, विविधता का मतलब अब मान लीजिए कि आपका भारत है, यह मान लेते हैं कि आपका प्यारा भारत है, और यहाँ के लोग प्रायः पूरा गोरे तो नहीं, यह मान लेते हैं ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के लोग सब गोरे होंगे, यहाँ के लोग सब काले होंगे। इसके तुलना हम बात कर रहे हैं, तुलना की बात करते हैं। तो यहाँ का क्या कहेगा कि तुम लोग काले हो, तुम लोग श्रेष्ठ नहीं हो। लेकिन ऐसा है क्या? स्वामी विवेकानंद कहाँ के थे? भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे कि नहीं? जब अमेरिका में भाषण दिए थे जा करके, तो यह पूरा जो है यह हिंदुत्व को वह क्या कहता, संबोधित किया था, और वह प्रथम श्रेणी में आ गए थे कि नहीं? यानी क्या ऐसा जरूरी नहीं कि तुम गोरे हो इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो, काले आदमी भी श्रेष्ठ होते हैं। आपके पास बुद्धि कितना है, सोचने समझने का क्षमता कितना है, ये आपके जो है यह उस पर निर्भर करता है, न कि काले। लेकिन लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह का भेदभाव करना या सामना करना पड़ता। एक तो इस कारण कि वे जो है समुदाय के सदस्य है जिनकी संस्कृति यह जो है को मूल्यवान नहीं माना जाता। जैसे मुस्लिम और हिंदू भारत में जो चल रहा है अभी, यह हिंदू वाला कहता है कि मुस्लिम वाला तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है और यह तुम्हारा संस्कृति अच्छा नहीं है, और यह हिंदू वाला मुसलमान वाला कहेगा कि नहीं तुम्हारा अच्छा नहीं है। इस प्रकार से लड़ाई चलते रहता और दोनों में भेदभाव होते रहता। करे कि यानी कि ऊपर से वे गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, इस आधार पर भी भेदभाव यह किया जाता। देखिएगा या आप ही के दोस्त में कोई एक गरीब होगा, कोई एक अमीर होगा, तो दोनों दोस्त में भी भेदभाव होता, गरीबी अमीरी में भी भेदभाव होता,
और आज समाज में ऐसा देखने को मिलता। जो गरीब व्यक्ति होगा देखिएगा उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जो अमीर व्यक्ति होगा उसका खूब रिस्पेक्ट होगा। जैसे कहीं जाएगा तुरंत कुर्सी तुरंत चाय, लेकिन गरीब आदमी किसी के यहाँ जाए नहीं मिलता। याद रखिएगा हमेशा आप लोग भी इस धारणा को हटाइए, जो आपसे बड़े हैं उसका रिस्पेक्ट करना सीखिए। चूँकि वह चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, गरीबी और अमीरी पर उसका जो है यह भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं। वह मानव है इसलिए से उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वह गरीब है या अमीर है। अब देखते हैं ना, असमानता अपना भारत में इतना था कि पहले लोग यह सामाजिक असमानता का आंदोलन को यह चलाया था, तब जाकर के हम स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिए, तब जाकर के हमारा भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अब देखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, कभी वह भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचा? पहले वह सामाजिक असमानता जो था उसको खत्म करने का प्रयास किया, और उसको खत्म करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक वह सफल भी रहे थे। इस प्रकार से असमानता और भेदभाव समझ में आ गया होगा। अब भेदभाव का सामना करने पर क्या होता देखिएगा, भेदभाव यह का सामना करने पर अब करें कि अपने आजीविका चलाने के लिए, अब कोई भी लोग होगा उसको जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करना होगा, तब उसी जो काम में करता है उसी कुछ काम को कहता है कि यह महत्वपूर्ण काम है, उसको महत्वपूर्ण श्रेणी का दर्जा दिया जाता। और कुछ काम ऐसा है जो कहता है कि यह कोई काम ही नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, लेकिन कह देता है कि वह काम नहीं है। अब देखिएगा जैसे होता है कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम समाज में कम महत्व माना जाता। जो यह जैसे कि आपका कोई सफाई करता, तो सफाई करने वाला को आप महत्व नहीं देता, आप खुद महत्व नहीं देते हैं। कपड़ा धोने वाला जो धोबी जाति के लोग हैं उसका लोग महत्व नहीं देता। बाल काटने वाला का लोग महत्व नहीं देता। कचरा उठाने वाला का, यानी कि ये सब काम अगर मान लीजिए कि बाल काटने वाला नहीं होता नाई, तो आप क्या होते, साधु बाबा बन जाते, पूरा दाढ़ी सब जो है बढ़ जाता और यह लौटता ज़मीन में। ऐसा होता है कि नहीं? कचरा अगर एक दिन समझिए कि मुसल्लेपुर हाट पटना का है, एक दिन अगर छोड़ दे, यानी कि 1 महीना छोड़ दे, कचरा उठाने वाला नहीं आए, तो देखिएगा टीला बन जाएगा, लगेगा कि पहाड़ खड़ा है यहाँ पर। इस प्रकार से सारा काम तो इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे कोई पूजा करवाएगा तो कहेगा कि यह सर्वश्रेष्ठ काम है, जो कुछ नहीं करेगा कहेगा कि यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। तो ऐसा है क्या? महात्मा गांधी भी कह गए कि अगर आप जीवन जीते हैं तो आपको उतना काम करना चाहिए जिससे कि आपको 2 रोटी प्राप्त हो, जितना आप खाते हैं उतना काम तो आपको करना ही चाहिए, ऐसा कहा गया। यानी कि यह जो है इसीलिए इन कामों को करते हैं, जो यानी कि जो भी सफाई करता, कपड़ा धोता, बाल काटता, कचरा उठाता, यह सब को कम महत्व, और ये सब जो काम करते हैं उसको अपवित्र और गंदे लोग कह देते हैं हम लोग, कि ये लोग अपवित्र है, गंदे लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं। अब जाति व्यवस्था यहीं से उत्पन्न होता कि अब जो बाल काटेगा वह नाई होगा, जो यह कपड़ा धुलेगा वह धोबी होगा, जो पूजा करवाएगा वह ब्राह्मण होगा, जो लोगों को रक्षा करेगा क्षत्रिय होगा, व्यापार कृषि जो करेगा वैश्य होगा। यहीं से ना जाति व्यवस्था आता है, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर कई जाति में लोग बट गया। तो याद रखिएगा यह जाति भी एक प्रकार से क्या होता है, सीढ़ी के रूप में काम करता। मान लेते हैं कि आपका एक सीढ़ी है, सबसे निचला सीढ़ी मान लेते हैं जैसे कि शूद्र है, शूद्र का ही तो काम है सफाई करना, नीची जाति इसी को तो अछूत माना जाता। उसके बाद यह उससे ऊंचा में आएगा, यह होता है वैश्य, जिसका काम है कृषि का काम करना, व्यापार का काम करना। इसके बाद आगे जाएंगे तो आपका आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या होता है, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और सबसे श्रेष्ठ में माना गया है ब्राह्मण, जो कर्मकांड करता। याद रखिएगा करें कि इस सीढ़ी में जो टॉप पर है उसको जो है ऊंची जाति कह देते हैं, और जो बॉटम पर है उसको शूद्र, अछूत्र, पवित्र ये सब कह देते हैं। तो इस प्रकार से जाति में क्या हो गया, यह विविधता हो गया। लेकिन यह व्यवस्था पहले नहीं था, पहले कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था, वर्णों का निर्धारण होता था। कि आप जैसे SC ST में भी पैदा लिए हैं, तो आपका काम अगर यह पूजा करवाना होगा, कर्मकांड होगा, लोगों की रक्षा करना होगा, व्यापार करना होगा, कृषि करना होगा, तो उस आधार पर आपको जो है यह वर्ण का भी, अगर आपको यह कर्मकांड करवा रहे हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाता।
यह लोगों की रक्षा कर रहे हैं तो यह लोगों का यह रक्षा कर रहे थे क्षत्रिय कहलाते। व्यापार कृषि कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाते। और यह सफाई का काम कर रहे हैं तो शूद्र शूद्र कहलाते। इसका मतलब क्या हो गया, एससी के लोग भी पहले ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य कहला सकते थे, लेकिन जब ऋग वैदिक काल समाप्त हुआ, उत्तर वैदिक काल में याद कराए कि जन्म के आधार पर वर्णों का विभाजन होगा। अब जो ब्राह्मण जाति में पैदा लिया वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में जो पैदा हुआ क्षत्रिय होगा, वैश्य में जो पैदा हुआ वैश्य होगा, शूद्र में जो पैदा हुआ वह शूद्र होगा। ये सब ऋग वैदिक काल के बाद आया। तो ऊंची जाति के लोग जो अधिकार हासिल था यह उससे जो है उन्होंने तथाकथित अछूतों को क्या किया, यह वंचित रखा। दलित का मतलब, अब देखिएगा एक शब्द आता है दलित। अब दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया उसी को कहते हैं दलित। सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को यह क्या श्रेणी में रखा, अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा, जिसको कहते हैं एससी। यानी कि यह समाज का पूर्वाग्रह ही तो है कि जो कोई जो है जाति यह काम नहीं कर सकता, साफ करेगा तो वही करेगा, यह पूर्वाग्रह ही तो है। अब देखिए ना, बाल काटने का ही मान लेते हैं, कोई नहीं आजकल करते हैं ना, अपने दोस्त का बाल छील देते हैं, आप रेजर लाते हैं और चला देते हैं, ख़त्म। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, यहाँ पर यह पूर्वाग्रह के कारण यह दलितों को दबाया गया और सरकार ने भी इसको क्या किया, यह एससी की श्रेणी में रख दिया। अब जाति आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधि से वंचित करता, बल्कि यह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं देता। दूसरों को जो मिलता है उसको आदर सम्मान भी नहीं मिलता। और इसमें दलित का एक महत्वपूर्ण नेता उभर कर आए थे जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर साहब। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, इसका जो जन्म हुआ था 1891 में और यह मृत्यु हुआ 1956 में। तो इसके बारे में एक कहानी सुनाते हैं हम पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में ये बताएंगे। अब देखिएगा कि इसको भेदभाव का जो आभास हो गया था यह कब हो गया था। याद रखिएगा, जब यह भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे, 1991 के या 1901 के आसपास का यह घटना है। करे कि जब वह अपने पिता से मिलने गए थे तो यह क्या हुआ था, महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। तो क्या हो गया, जब वह स्टेशन पर गए तो वहाँ पर कोरेगांव का उसको कोई एड्रेस नहीं बता रहे थे। अब भीमराव अंबेडकर उस समय बहुत अच्छा पहनावा और हवा था उसका, चूँकि पिताजी काम करते थे तो यह पैसा वाला थे, तो थोड़ा सा क्या हो गया, यह मतलब कि उसको देख के यह कोई नहीं पता कर सकता कि वह किस जाति से बिलोंग करता। और उसको क्या, आप लोग खुद देखिएगा, किसी व्यक्ति को विचार से, बोली से या उसको देख करके आप नहीं बता सकते कि यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह वैश्य, ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं। तो यह जब उस बच्चा को स्टेशन मास्टर देखा तो लगा कि यह कोई ब्राह्मण जाति के बच्चे हैं। उसको खूब पूछा कि तुम बाबू कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो फिर ना वह जैसे बोला कि हम महार जाति के बच्चे हैं, बस तुरंत उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करने लगा। और वह पूरा तुरंत फैल गया कि यहाँ पर अछूत बच्चा है, यानी कि जो बैलगाड़ी सब था, यह कहा उसको कि हम मेरा जो है यह कोरेगांव जाने के लिए कोई यह बैलगाड़ी हमको भाड़े पर दिलवा दीजिए। नहीं दिया, चूँकि पहले ऐसा माना जाता था कि अगर दलित उस बैलगाड़ी पर बैठा इसका मतलब कोई लोग उस गाड़ी पर नहीं बैठेगा, यानी कि वह गाड़ी ही अछूत हो जाएगा। कितना गंदा सिस्टम था, सोचिए कि एक बच्चे के साथ रात हो रहा था, क्या वैसा व्यवहार करना चाहिए था क्या? इसके जगह आप होते तो क्या सोचते, आपके साथ क्या बीतता, जरा सोचिए इसको, उसके बाद सोचिए क्या होता। तो यह भीमराव अंबेडकर ने आभास किया और आगे जा कर के इस व्यवस्था को बदलने का भी प्रयास किया। और आज जो जितना संविधान में देख रहे हैं समानता की बात करता, वह सब भीमराव अंबेडकर की देन है। अब याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म की बात करेंगे तो 14 अप्रैल यह 1891 को क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जन्म का तिथि भी, और यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु हुआ 6 दिसंबर यह 1956 को दिल्ली में। मृत्यु हुआ दिल्ली में, जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। प्रतिभा सम्मान एवं विज्ञान दिवस इसके जन्म दिवस को मनाते हैं। और यह
महापरिनिर्वाण दिवस, इसका जिस दिन मृत्यु हुआ था उस दिन जो है इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर यह महार जाति से संबंधित था, महार जाति से संबंधित था। अपनी जाति का पहला व्यक्ति था जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए यह इंग्लैंड भी चले गए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म की, यह याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने इस सब भेदभाव से हटने के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को भी स्वीकार किया था। और इन्हें भारतीय संविधान का भी पिता कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता। अब यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष की बात करेंगे। अभी हम बताए थे कि यह समानता के लिए संघर्ष, आज़ादी के संघर्ष से पहले सामाजिक यह आंदोलन चलाया गया था। समानता का आंदोलन हुआ, यानी कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए यह संघर्ष किया गया था। क्योंकि अब जो दलित के साथ आप लोग व्यवहार यहाँ भारत में कर रहे थे, अंग्रेज आपके साथ वैसा कर रहा था। तो यही समानता की मांग के लिए ना हम ब्रिटिश के साथ जो है युद्ध किए। अब यहाँ पर क्या हो गया? दलित, औरत, जनजाति लोगों और किसान ने अपने जीवन में जिस तरह गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था? लड़ाई किया था, और लड़ाई में वह सफल हुआ। बहुत सारे दलित ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी संघर्ष किए। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुष के पास शिक्षा है वही अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। यानी किसान अलग हिसाब से आंदोलन कर रहा है, दलित अलग हिसाब से आंदोलन कर रहा है, जनजातीय लोग अलग हिसाब से, सब अपना अधिकार के लिए यह क्या हो रहा है? यह अधिकार के लिए यह आपका आंदोलन शुरू किया। किसानों और दलितों ने यह आपको जमींदारों और उसके ऊंची ब्याज दर से यह छुटकारा, यानी कि जो किसान और दलित से यह ऊंची ब्याज दर लेता था जमींदार, उससे छुटकारा करने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा गया जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसीलिए देखिएगा यह भारतीय संविधान, यह जो है जो आर्थिक व्यवस्था आया यहाँ का, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था आया। चूँकि स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, अधिकार सबको मिलने चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया। संविधान में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। नौकरी ही निकलता तो सब लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखना चाहिए और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। यह गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समान के जो है अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम भी उठाए जाने चाहिए। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। यानी कि वह जैसे कोई एससी है तो वह जरूरी नहीं कि वह साफ सफाई करेगा, वह आपका वकालत भी कर सकता, वह आपका यह पूजा पाठ भी कर सकता। यानी कि कोई अछूत नहीं है, वह मंदिर में जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान ने कह दिया। और अपना काम यह जो है अपने हिसाब से वह चुन सकता है। संविधान के लेखकों ने भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी यह होनी चाहिए। ठीक है, आज़ादी भी क्या होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि यानी कौन? संविधान निर्माता ने कहा कि एक भाषा, एक धर्म और यह त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया। यानी अगर हिंदू धर्म है तो सब लोग हिंदू धर्म को ही मानिए, सब लोग इसी देवी देवता का पूजा कीजिए। कहा कि यह गलत बात है, जिसको जो चीज़ करना है वह करे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करता है। धर्म की स्वतंत्रता की बात किया, आप मंदिर बना सकते हैं, दान दे सकते हैं, तो यह आपकी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। यह तमाम यह कथनों के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है और अध्याय 3 में जो कल हम लोग पढ़ेंगे, सरकार क्या है, सरकार क्या है। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो भी अगर ऑफलाइन एनसीईआरटी का बैच करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन एनसीईआरटी का बैच चलता है आपका 4 PM से या 6 PM।
और अगर जिसको बैच ज्वाइन करना है या इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6200598775। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।